गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर पे। आई नो आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार था, तो इंतजार हुआ खत्म और आज से हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। फटाफट से कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है। जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ उस तरीके से समझोगे समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चों का वेटिंग था तो आज ये वेट खत्म हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला यूनिट आपको पता है इंट्रोडक्शन होता है, और उसमें भी पहले क्या है हमारा इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस टू द नर्सिंग, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें नर्सिंग की क्या इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? माइक्रो फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसको क्या बोलते थे? माइक्रोस। ठीक है, माइक्रोस मीन्स स्मॉल, यानी कि छोटी चीज है। माइक्रो हम जानते हैं छोटे, MICRO है। जब आप MACRO लिखते हो तो वो मैक्रो होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, तो यहाँ माइक्रो है, स्मॉल। ठीक है, उसके बाद है बायो। बायो मीन्स पता ही है आपको, बायो जिसको मतलब लाइफ होता है। ठीक है, एंड लोगस मीन्स क्या हो गया आपका? स्टडी। ठीक है, स्टडी करना, नॉलेज गेन करना। तो इसका कुल मिला के क्या हो गया? स्मॉल लाइफ के बारे में स्टडी करना। अब स्मॉल लाइफ कौन है? स्मॉल लाइफ कौन होगा? जो क्या होते हैं, यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ है, सो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमें आंख से दिखते नहीं है। होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, हम सबको पता है, बट आंख से हमें दिखते नहीं है। डेफिनेशन से समझ में आएगा। देखो, माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब टू स्मॉल टू द सीन विद द नेकेड आई, इतने स्मॉल कि उनको नेकेड आई से हम देख ही नहीं सकते, हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। तो ऐसे सारे जब जीव का, ऐसे सारे लाइफ का जब हम स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। कौन कौन से हैं वो ऐसे जीव? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक, अब देखो आज इसमें मतलब अब आपकी माइक्रोबायोलॉजी में क्या चेंजेस हुआ है। अब मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो भी हम करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा दोनों का होता जाएगा। तो ये जो इंट्रो था उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसी का मतलब डायरेक्टली पूछ रखा था नॉट सेट में, और फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ डिजीज। तो आप कहाँ पे टिक लगाओगे? स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है? क्यों हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, हमें क्या जरूरत है? हम थोड़ी ना लैब में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग पैथोजन। पैथोजन मतलब ये आपके बैक्टीरिया, वायरस, ये चीज मैं जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगी तो वहां पे ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पे मैं फिर से बताते चल रही हूँ, आप साइड में लिखते भी चला करो। पैथोजन मतलब आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यानी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से कह सकते हो। अंडरस्टैंड करना पैथोजन को। अब पैथोजन यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे पैथोजन जो डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उसे हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, पहला लाइन है हमारा, हेल्प नर्स आइडेंटिफाई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी को कोविड हो रखा है तो कोविड वायरस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से। तो हम ये चीज डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो हम उसको एंटीवायरस मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ पाएंगे, मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसका पैथोजेनिसिटी, यानी जो बीमारी पैदा कर रहा है वो उसका क्या लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट है इनेबल रिकॉग्नाइज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जिस रूट से आपकी बॉडी में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है उसका भी हमें पता चलता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कैसे फैलता है? आपके स्नीजिंग से, कफिंग से, इससे फैलता है। आपका फूड बॉर्न डिजीज होता है, फूड बॉर्न डिजीजेस कहाँ से होंगी? फूड से होंगी। तो ये सब क्या है, कॉलेरा किससे होता है? फूड से होता है या फिर वाटर से होता है कंटामिनेटेड। तो हमें एक वे भी पता चलेगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पार्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से किसी को डिजीज हो रही है, वो कहाँ पे पनप रहे हैं, और वो जहाँ पे पनपेंगे वहीं से हमें बीमारी स्टार्ट होगी। तो हम उस चीज को भी पता कर सकते हैं कि वो बीमारी एक्चुअली हो कहाँ से रही है। ठीक, अंडरस्टैंड कर पाते पैथोजन को। नेक्स्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट कर पाएंगे, नॉलेज ऑफ स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक। देखो, स्टेरिलाइजेशन
डिसइंफेक्शन बहुत डिटेल में आगे आप पढ़ोगे अपने इन्फेक्शन कंट्रोल में। वैसे भी मैं बता दूं, स्टेलाइज करना यानी कि किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको फिर से उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटाना, स्टाइल करना, ठीक है, क्लीन कर देना। डिसइंफेक्टेड मतलब आपने थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर से किसी को क्या किया, टेम्परेचर लिया, मे बी माउथ में डाल के लिया, तो क्या आप ऐसे रख दोगे और दूसरे पेशेंट को दे दोगे? नहीं, उसको आप डिसइंफेक्ट करते हो, उसका एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर आपके फंडामेंटल में है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होती है, सीजर पे जो ब्लड वगैरह लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसको फेंका नहीं जाता, उसको स्टेराइल किया जाता है, उसको एक टेम्परेचर पे पानी में डाला जाता है, उसको एक टेम्परेचर पे हीट दिया जाता है, तो जाके उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटता है, ठीक है। तो ये हमें प्रिवेंट करने में या हमें डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कौन, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आपका प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको HAI, बहुत नॉर्मल चीज है, ये बहुत ही कॉमन चीज है, तो यह चीज याद रखना कि इसको बचाने में हमें हेल्प करता है। हॉस्पिटल में हम काम करते हैं पूरा जूड़ा बांध के, अपना मास्क लगा करके, ग्लव्स लगा के, क्यों काम करते हैं हम? अगर पेशेंट के आसपास नहीं फिर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है हॉस्पिटल में बहुत लोग, मतलब सभी बीमारी है हॉस्पिटल में जो है वो बीमारी है स्टाफ के अलावा, तो उनके अंदर से जो माइक्रो इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं हमें वो ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए हमें प्रिवेंशन करने में भी हेल्प करता है, कौन, माइक्रोबायोलॉजी, अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी के चीजों के बारे में नॉलेज है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस। सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होता है, असिस्ट इन द सेफ कैथेटराइजेशन, वुंड ड्रेसिंग, IV लाइन इंजेक्शन एंड सर्जिकल केयर, असेसमेंट एंड सेफ कैथेटराइजेशन। क्या है सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस? सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस मतलब होता है कि जब हम कोई सी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इंजेक्शन लगाना भी सीख रहे हैं, ठीक है, किसी HIV वाले पेशेंट को लगाना है, तो अब क्या सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि उसका ब्लड हमारी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। अब तुम इंजेक्शन लगा रहे हो और जब आपको कॉटन की बारी आई तो आपने उंगली वहां पे रख दिया, तो ये नहीं सही है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस, ये सेफ प्रैक्टिस नहीं होगा, आप उससे खुद बीमार पड़ जाओगे। तो ये सेफ प्रैक्टिस भी आपको बताता है, आपको समझाएगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इंजेक्ट हो सकता है, आपके स्किन से आपको ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसे करके ये काम नहीं करना है, ठीक है। तब हम क्या कर पाते हैं, अपना सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस कर पाते हैं। आइसोलेशन टेक्निक है, उसमें हमें गाइडेंस देने में, उसमें हमें गाइड मिलता है कि किस तरीके से हमें आइसोलेशन टेक्निक काम करता है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में है, अगर उसको दूसरी बॉडी नहीं मिली तो वो कुछ समय बाद इन्वायरमेंट में लग के खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। तो इसीलिए आइसोलेट किया जाता है कि अगर उस पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इन्वायरमेंट में रहते वो खत्म हो जाए, दूसरे तो ना पहुंच पाए, इसीलिए उनको अकेले रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक अवेयरनेस। देखो एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक मतलब कि बैक्टीरिया में जो हम देते हैं, बट आपने देखा होगा कॉमनली जिसको सर्दी जुकाम हो रहता है उसको भी लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो जब आप देखो सर्दी जुकाम क्या एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से हो रहा है, तो हमें वहां पे एंटीवायरस देना चाहिए, बट लोग फिर भी एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे तो आप समझोगे कि कुछ चीजें होती है जो डेली हो रही है गलत हो रही है, बट हमें पता तक नहीं चलता, हम अपने दिमाग में बिठा लेते कि वही सही है। अंडरस्टैंड ड्रग सेंसिटिविटी एंड द रेसिस्टेंस। ड्रग की सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस, यानी कोई ड्रग किसी के ऊपर सूट नहीं कर रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू द नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हेल्प इन रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक का रैशनल यूज मतलब किसी भी चीज का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें उसका रीजन पता हो, हमें पता हो कि ये क्यों दे रहे हैं, हमें पता हो वो क्या करेगा, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और ये पता कब होगा, जब नर्स को माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी। अब पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, नॉलेज अबाउट द आउटकम एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। पेंडेमिक पता है आपका, कोविड वर्ल्ड वाइड आया। एपिडेमिक क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में एक डिजीज का बहुत ज्यादा तेजी से होना, ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया में, वो वर्ल्ड वाइड नहीं होता है। तो जब हम पब्लिक हेल्थ देखते हैं और नॉलेज हमें ये पता चलता है कि ये चीज हो क्यों रही है, किस वजह से हो रही है, एज ए नर्स जब हमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नॉलेज रहेगी तब हम इस चीजों को समझ पाएंगे। रोल इन वैक्सीनेशन, जो आपका वैक्सीनेशन होता है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, जैसे बच्चों को टीकाकरण लगता है उनके जन्म से लेके, जैसे मदर प्रेग्नेंट हो गई तो उन्हें टीटी लगता है, जब पता चल रहा है तब, फिर 3 महीने बाद, और फिर आपको बूस्टर डोज लगता है तब आप 3 साल में आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, वुमेन्स के लिए आइए। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बना है, ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस रोल। डायग्नोसिस रोल मतलब कि डायग्नोसिस करते टाइम भी हमें माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। हेल्प नेसेस कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिमेन ब्लड यूरिन स्पुटम स्वैब। यानी कि जब हम स्पेसिमेन निकालते हैं, जब हम सैंपल निकालते हैं तो उस सैंपल में क्या होता है, तो ब्लड होता है, तो यूरिन होता है, स्पुटम होता है और सब होता है। अब हमने एक कंटेनर लिया और उसमें हमने ब्लड निकाल दिया और कहीं रख दिया कि चलो अभी जब जाएंगे लैब के साइड में तो जाके दे देंगे। तो अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है तब की मैं बात कर रही हूँ। अब आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज है कहीं ना कहीं से, तो आप क्या सोचोगे, इन्वायरमेंट में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो हमारे ब्लड में जा करके ब्लड को और भी खराब कर सकते हैं और हमें रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब ये कब पता चलेगा, जब आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लैब रिपोर्ट फॉर द पेशेंट। यानी पेशेंट का जो लैब रिपोर्ट आ रहा है उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट का एक्चुअली चीजें कैसी हैं, क्या कॉज है, क्या फिर होना है, क्या चीजें वो करनी है। क्योंकि देखो, अगर किसी को टीबी हो गई है तो हम समझ सकते हैं कि वो उसको खांसी की वजह से हुआ, सीजन की वजह से हुआ, किसी का ऐसे ट्रांसफर हुआ है, तो हम उसकी फिर हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट में आ गया कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो जब हम उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं तो हम पूछेंगे कि आप किसी टीबी पेशेंट से मिले थे, आपके घर पे कोई किसी को प्रॉब्लम है कुछ। तो ये क्या ना हमें एक हिंट देता है कि हम आगे और अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं, हम अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल हाइजीन, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एयर वाटर। यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है और माइक्रोब्स बोला जाता है। ये जो तीनों वर्ड बोला जा रहा है उसका मतलब सीधे सीधे आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब से है। ठीक है, ऐसे ध्यान से अपना एक एक वर्ड सीखते जाओ। इम्पोर्टेंट इन हॉस्पिटल सैनिटेशन, यानी सैनिटेशन हॉस्पिटल का होना जरूरी है। अब एज ए नर्स हम हॉस्पिटल में काम करेंगे तो हॉस्पिटल ही साफ नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हमें वहाँ काम करना है, हमें वहाँ की वॉशरूम यूज करनी है, हमें वहाँ का रेस्ट रूम यूज करना है, हमें उनका वेटिंग रूम यूज करना है, हमें इतनी सारी चीजें यूज करनी है। तो वहाँ पे क्लीननेस, स्टेरिलाइजेशन होना होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। सैनिटेशन मतलब होता है साफ सफाई, सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन मतलब क्या होता है, जब हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होता है तो हम पेशेंट को और फैमिली को अच्छे से समझा पाते हैं। देखो, क्या है, हमारे घर में खाना बच जाता है और खाना को हम फ्रिज में रखते हैं। क्यों फ्रिज में रखते हैं, हम बाहर क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें पता है बाहर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई है, जिसकी वजह से खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएंगे और हमारे खाने को खराब कर देंगे। फ्रिज में क्यों रखते हैं, कि वहाँ लो टेम्परेचर में रहता है और जनरली हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहे। तो इसलिए हम फ्रिज में रख देते हैं कि कुछ टाइम तक हमारा खाना बचा रहे। तो ये सब क्या होता है कि हमें धीरे धीरे खुद ब खुद ये सब का नॉलेज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब है रिलेवेंस टू द नर्सिंग प्रैक्टिस। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में, नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या क्या आपकी हेल्प होगा, क्या क्या चीजें आपकी हेल्प होगी। पहला आपका बेड साइड नर्स। बेड साइड नर्स मतलब एक पेशेंट है, उसके साथ एक नर्स है, 24 घंटा वो लगी हुई है उसके काम के लिए, उसको कहते हैं, यानी बेड साइड पे उसको जो केयर प्रोवाइड हो रही है, उसके बेड पे, वो बेड पे है और उसको पूरा का पूरा केयर प्रोवाइड हो रहा है। वहाँ पे क्या हेल्प करेगा आपका माइक्रोबायोलॉजी, प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द वुंड केयर, इंजेक्शन एंड कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन केयर और कैथेटराइजेशन प्रिवेंट करता है। देखो, बेड साइड अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं तो बेड साइड नर्सिंग में क्या करेंगे, हम इसको या तो ड्रेसिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे या तो हम इससे इंजेक्शन दे रहे होंगे या तो हम उसका कैथेटराइजेशन कर रहे होंगे। बेड साइड पे कब होंगे, जब बेड के साइड में उसके होंगे ना, हम जब कोई प्रोसीजर कर रहे होंगे, तो वहां पे सेफ्टी का प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है ओटी नर्सिंग। ओटी नर्सिंग मतलब, ओटी नर्सिंग के लिए माइक्रोबायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग स्टेलाइजेशन। मैंने वही बताया, स्टेराइल करके चीजों को यूज करना जरूरी है। अब एक ऑपरेशन हो रखा है, सारा का सारा इक्विपमेंट फिर वैसे ही छोड़ दो, दूसरा पेशेंट आ रहा है उसको भी, उसमें भी वही सारे इक्विपमेंट यूज कर लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है, एसेप्टिक होना चाहिए। ओटी वाले नर्सिंग को माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीएचएन, यानी जिसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, जो गांव गांव में जाके नर्सिंग करती है, जिसको आपने नॉर्मली सुना होगा सीएचओ, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो ये क्या करने, इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन प्रिवेंटिंग सेपरेट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज से आपको बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो गांव में क्या होता है, गांव में लोगों को ये सब कुछ पता नहीं होता है, वो एक ही थाली में खाएंगे, फिर उसके बाद उनकी कुछ गंदी आदतें होती है, गंदगी आदतें नहीं बोल पाएंगे, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग।
क्रिटिकल केयर नर्सिंग मतलब बहुत क्रिटिकली जब हम किसी का केयर देते हैं वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है। हैंडलिंग इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड पेशेंट एंड द इन्फेक्शन कंट्रोल इन वाइटल। जब इम्यूनाइजेशन होता है पेशेंट में तब हम वहाँ पे चीजों को समझ पाते हैं कि क्या हमें क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है कि अब हमें फैसला लेना है, इस पेशेंट को बचाने के लिए हमें फैसला लेना है कि क्या इसके पे पहले करना है। तो वहां पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड नर्सिंग, यानी कि जो बच्चों को संभालती है, जो प्रेगनेंसी को संभालती है, उस नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट इंफेक्शन इन न्यूबॉर्न मदर एंड इन्फेंट। सिंपल, हमें सबसे इससे क्या पता चलेगा कि किस किस वे में हम अपनी जो पेशेंट है जच्चा बच्चा उनको बचा पाएंगे। ठीक, अब देखो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आया जो एम्स में आ चुका है, नॉर्सेट, ठीक है, आरआरबी में आ चुका है, ईएसआईसी में आ चुका है, स्टेट नर्सिंग एग्जाम में आ चुका है। वाई माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट, माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ पेशेंट केयर। ठीक है। सेकेंड है आपका द रोल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस इज मेनली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच नॉलेज इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। माइक्रोबायोलॉजी, आपको HAI से बचना है तो आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है आपका स्टेराइलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक इन नर्सिंग कैन बेस्ड इन प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे है, तो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस सच हैंड हाइजीन PPE यूज एंड आइसोलेटेड आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी। देखो अब चलो एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं फिर बताती हूँ। द स्टडी ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस is important for the nursing because it help to ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। स्टडी हम जब करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो एंटी माइक्रोबियल्स है, माइक्रोब्स मतलब समझ गए ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटी मतलब उनके खिलाफ काम करने वाले, रेजिस्टेंस पे, दवाइयों पे, उसके बारे में भी हम जान पाते हैं। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो कि दीदी ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप पहले क्वेश्चन दे देती फिर लास्ट के पेज में सारा आंसर देती तो करने में मजा आता। आई नो मजा आएगा, बट फिर मैं वही बात बोलूंगी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो इतना ज्यादा भी मैं नहीं कर सकती, बट आई गिव माई 100%। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और ये मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। आप अपना नोट्स बना लो, पढ़ लो, और फिर कल मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम देखेंगे बंडल अप्रोच। ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।